नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 19 फरवरी को हुए एग्ज़ाम एचसीएफ एफआरओ के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। एचसीएफ एफआरओ का जो पेपर हुआ था 19 तारीख को, कुल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, मीडियम क्वालिटी का था, लेकिन क्वेश्चन लेंदी था। और क्वेश्चन के बिहाफ पर हम देखें तो मैक्सिमम जो आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि 70 या 70+1 इतना आपके पास जो है अप्रोक्सीमेट आपके मैक्सिमम बच्चों ने कवर अप किया है। यानी कि 70 या 70+1 आपके पास हैं, तो आपके पास एक उम्मीद जग सकती है आपके इसकी सिलेक्शन की। इसके अलावा ये डिपेंड करता है दूसरे आपके साथ ऑल्टरनेट सब्जेक्ट जो आपने लिया उस पर, कि उसके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चों के आपके पास जो निकल के आता है रिजल्ट कि भाई आपके मैक्सिमम में अप्रोक्स 70% यदि क्वेश्चन है तो आपकी कुछ उम्मीद बन सकती है। इसी बिहाफ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आपने किया है, आपके आया था 19 तारीख को, उस सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि एक्स अक्ष के सापेक्ष ये आपके पास कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2 - x इसके किसी एक लूप के परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन आपको इसमें बताना था कि इस जनित ठोस का आयतन क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2 - x अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि आपके पास यहाँ रोटेशन होता है तो उस रोटेशन के कारण जो सॉलिड फॉर्म होता है उस सॉलिड का वॉल्यूम आपको निकालना था। ये आपके पास जो कर्व है वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2 - x, इस कर्व का शेप आप यदि कर्व ट्रेसिंग के थ्रू करते हैं तो इस कर्व का शेप अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्म में आता है। ये आपके इस कर्व की शेप है। ये आपके पास इसमें लूप फॉर्म हो रहा है और इस लूप की लिमिट्स आपके पास दी है कि ये लूप x इजिकल टू 0 से स्टार्ट होकर और x इजिकल टू 2 के मध्य है। और जब इसको रिवॉल्व करते हैं, इस लूप का जब रिवॉल्यूशन किया जाता है, घूमता है, तो घूमने पर इसको जब आप रिवॉल्व करेंगे, परिक्रमा कराएंगे, घुमाएंगे, तो घुमाने पर जो आपके सॉलिड फॉर्म होगा और सॉलिड का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस केस में यदि आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो इसके वॉल्यूम के लिए डायरेक्टली आपके पास फार्मूला है, और ये फार्मूला यदि आप अप्लाई करते हैं और इस फार्मूले को यूज लेते हैं, इसके बिहाफ पर यदि आप इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वॉल्यूम के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि पाई वाई स्क्वायर dx। यानी कि ये आपके पास जो शेप फॉर्म होगी, ये आपके पास जो रिजल्ट है, ये लूप है, इस लूप के कारण जो आपके वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, इस वॉल्यूम का डायरेक्टली फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला पाई वाई स्क्वायर dx। और इसमें लिमिट्स की बात करें तो x आपके पास हमने अभी बताया कि 0 से स्टार्ट होगा 2 तक, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 2। नाउ यहाँ आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करते हुए, और अब इसको जनरल कैलकुलेशन, अब आगे बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन है। जैसे पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2x³/3। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा x से तो x³, और x³ का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x4/4। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अप्लाई करके, और आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आता है 4/3 पाई। यानी कि यहां आपके पास इसको जब वॉल्यूम निकालना है रोटेशन के कारण, शेप ये हुई है, ये आपके पास लूप बना है, इस लूप के कारण इंटीग्रेशन, ये आपके पास वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला बनता है पाई वाई स्क्वायर dx, और इस लूप की लिमिट से 0 to 2, तो लिमिट हो गई 0 to 2, और ये वैल्यू पुटअप करते हैं ना, वाई स्क्वायर आपको गिवन है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करके और आगे बिल्कुल जनरल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं तो फाइनली आंसर आपके पास आता है 4/3 पाई। और इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट टाइम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन पर बढ़े।
सेकंड क्वेश्चन आपके पास कार्डियड का है, ये भी आपके पास इंटीग्रेशन के पार्ट से है, सरफेस एरिया वाला पार्ट जो है इंटीग्रेशन में उससे ये क्वेश्चन है। ये कार्डियड का इक्वेशन गिवन है r इज टू ए वन प्लस कॉस थीटा। ये कार्डियड की इक्वेशन दिया हुआ है और इस कार्डियड को इनिशियल लाइन यानी कि प्रारंभ रेखा के सापेक्ष परिक्रमा कराते हैं, रोटेशन कराते हैं, और इसके रोटेशन के कारण कार्डियड, देखिए कार्डियड की शेप जो होती है ये अप्रॉक्सिमेटली इस टाइप से होती है। ये कार्डियड की शेप है। इस कार्डियड को जब आप रोटेट कराए हैं तो रोटेट जब कराते हैं तो रोटेट करने पर जो सॉलिड फॉर्म होगा, इस सॉलिड के लिए यहाँ पर इसने पूछा गया है एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पूछा है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें वॉल्यूम पूछा गया है, जबकि इसमें आपके पास सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। यहां आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है ये आपके पास दी हुई है पोलर फॉर्म में। यहां पोलर फॉर्म में आपकी इक्वेशन गिवन है। पोलर फॉर्म में यदि इक्वेशन गिवन है तो यहां आपके पास पोलराइजेशन फॉर्म बात करते हैं तो पोलराइजेशन फॉर्म में आपके पास वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं आर और थीटा यूज हो रहे हैं, और आर थीटा के लिए जब आपके पास वेरिएबल फॉर्म होता है उसके लिए जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस एरिया जो निकालते हैं, जब सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस एरिया का आपके पास फार्मूला होता है 2 पाई वाई डी एस। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई वाई डी एस। नाउ यहां आपके पास डी एस जो है इसको इन फॉर्म ऑफ थीटा आप कन्वर्ट करेंगे, आर और थीटा के फॉर्म में लेके आएंगे। इसको आपके पास y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ थीटा लिखनी है, इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आर और थीटा के रूप में, क्योंकि आपके पास इक्वेशन जो दिया है पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन आर और थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, आर और थीटा के रूप में दिया है, इसलिए इसको आर और थीटा के टर्म्स में यदि कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म में एक्स हमेशा लिखते हैं आर कॉस थीटा और वाई को आप हमेशा लिखते हैं आर साइन थीटा। एक्स को आर कोस थीटा लिखा जाता है, वाई को आर साइन थीटा लिखा जाता है। तो इस बिहाफ पर यहां ये वाई, तो वाई को आपने लिख दिया आर साइन थीटा, तो 2 पाई और वाई के प्लेस पे लिखा आर साइन थीटा। नेक्स्ट डीएस, डीएस को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये डीएस है, इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो अब ये आ गया डीएस अपॉन डी थीटा। नाउ डीएस अपॉन डी थीटा, यहां आपके पास जो है ds अपॉन डी थीटा की इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, ये 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर आपके पास r, और r आपके पास कार्डियड की इक्वेशन दी हुई है, r की वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ r की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट टाइम साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, और ds अपॉन डी थीटा, ds अपॉन डी थीटा, यानी कि आप पहले ds अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा, और ds अपॉन डी थीटा निकालते हैं तो ds अपॉन डी थीटा, तो ds अपॉन डी थीटा का फार्मूला आपके पास होता है पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर प्लस ऑफ dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ds अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करते हैं, ds अपॉन डी थीटा के लिए फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर। r की वैल्यू आपके पास ये गिवन है a 1 प्लस कॉस थीटा, और dr अपॉन डी थीटा, यानी कि इसको आपके थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का हो गया माइनस साइन, और इस प्रकार से आता है माइनस ऑफ a साइन थीटा। और इस रिजल्ट को आप जब सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ से आप होली स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा यह आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। यहाँ ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हुए जब फाइनली रिजल्ट निकालेंगे इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ आपके पास जो फार्मूला है 2 पाई वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, वाई की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में वाई में आर है तो आर की वैल्यू आपके पास रिप्लेस कर दी कार्डियड के इक्वेशन से a कॉस a 1 प्लस कॉस थीटा। ds था तो ds को थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ds अपॉन डी थीटा को आपने यहाँ से सोल्व आउट करके और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये आ गई 2a कॉस थीटा बाई 2, और ये आपके पास इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, और इसमें आपके पास लिमिट आपके पास वेरिएबल थीटा हो गया तो वेरिएबल थीटा की लिमिट आपके पास
0 टू पाई, और 0 टू पाई के अंदर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आगे आपके पास जनरल इंटीग्रेशन फार्मूला है, बिल्कुल साधारण तरीके से जैसे आप करते आए हैं अभी तक प्रीवियस क्लासेस में, उस हिसाब से आपके बिल्कुल जनरल फॉर्म में आपके पास इसको सोल्व आउट कर देंगे और इजीली सोल्व हो जाएगा ये, और इसका फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 32 पाई ए स्क्वायर बटा 5। इसका फाइनल रिजल्ट सोल्व हो के आएगा 32 पाई ए स्क्वायर बटा 5, जो कि ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 4। एक दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट दिया है वाई एक्सिस, और नेक्स्ट दिया आपके पास y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, और इनके बीच से इन चारों से आपके पास जो बाउंडेड एरिया है, इस बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करना है कि ये बाउंडेड एरिया कितना होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 के लिए आपके पास जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास कर्व अप्रोक्सली इस टाइप से आता है, एक्स इंक्रीज होने के साथ वाई डिक्रीज, या वाई इंक्रीज होने के साथ एक्स डिक्रीज। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 का आपके पास कर्व जो है ये इस फॉर्म में फाइंड आउट होगा। फिर इसमें कहा है नेक्स्ट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपके पास ये है, ये वाई एक्सिस हुआ। इसके बाद में कहा है वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू 1, और वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4, और इस प्रकार से इन चारों से बाउंडेड एरिया वाई एक्सिस, कर्व एक्स वाई इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 4, और इन चारों से बाउंडेड एरिया ये एरिया हो गया। और नाउ ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। जब आप ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, वाई एक्सिस और कर्व के बिटवीन एरिया यदि निकालते हैं, तो वाई एक्सिस और कर्व के बिटवीन एरिया जो होता है ये एक्स डी वाई के फॉर्म में होता है। जब एरिया आप एक्स एक्सिस और वाई के बीच में, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में निकालते हैं, तब तो इस एरिया को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। और जब एरिया आप कैलकुलेट करते हैं वाई एक्सिस और कर्व के बिटवीन, तो वाई एक्सिस एंड कर्व के बिटवीन एरिया जो होता है एक्स डी वाई। तो यहाँ एक्स डी वाई, और यहाँ आपके वेरिएबल वाई है, तो वाई की लिमिट्स आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वाई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके और 4 तक। तो वाई इज इक्वल टू 1 to 4 के अंतर्गत आपके पास इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पर आपके पास इसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन जो है ये आपके पास आती है इस फॉर्म में। तो ये कर्व हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 4 का, ये लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 1 to y इज इक्वल टू 4, और ये आपके y एक्सिस, और इनके बिटवीन एरिया ये हो गया बाउंडेड एरिया। और इस बाउंडेड एरिया के लिए जब आप एरिया निकालते हैं तो एरिया आपके लिमिट 1 to 4 एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास कर्व से निकालेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू 4 गिवन था, तो इससे एक्स की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ वाई 4 अपॉन वाई। तो एक्स के प्लेस पे 4 अपॉन वाई, 4 अपॉन वाई 4 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आगे जनरल कैलकुलेशन है। लॉग 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 है, तो ये 0 हो जाएगी। और log 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आगे आ जाएगा, 4 पहले से स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 2 जाए 8, और ये आ जाएगा 8 log 2। और 8 log 2 आपके पास ऑप्शन बी गिवन है, यानी कि इसका रिजल्ट आपके पास ऑप्शन बी इस रिजल्ट का आंसर हो गया। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास एरिया से ही है कि आपके पास ये कह रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और इसके लिए बोल रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, धनात्मक चतुर्थांश पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, और इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है इसका। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी इसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंतर्गत। इंटीग्रेशन इसका निकालना है, डबल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स निकालने के लिए आपको एरिया बाउंडेड दिया हुआ है, इस एरिया के बिहाफ पर आपको रिजल्ट ये इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। यहां यदि हम बात करें तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1 की, और लेस देन 1 की बात करेंगे तो यानी कि इसकी इंटीरियर एरिया, इस केस में आपके पास ये एरिया
इंटीरियर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट के अंतर्गत आपको इंटीग्रेशन करना है इस वाली एक्स वाई डी एक्स डी वाई का। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं रिजल्ट में आपके पास देखिए ऑर्डर यदि डी एक्स डी वाई के फॉर्म में है तो आप हमेशा स्ट्रिप कट करते हैं, पट्टी का काटते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। ये आपके स्ट्रिप जो है y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन पर जाकर एंड अप हो रही है। इस लाइन पर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसके बिहार पर हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस एक्स है, यानी कि इस स्ट्रिप की लेंथ जो है 0 से स्टार्ट होकर और 1 माइनस एक्स तक है। जबकि y की लिमिट आपके पास जो है, x की लिमिट जो है ये यहाँ से स्टार्ट है एरिया, और ये एरिया यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, तो यानी कि ये लिमिट हो गई 0 टू 1। और इस प्रकार से ये जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, इस इंटीग्रेशन में x की लिमिट 0 टू 1 जबकि y की लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स है। नाउ आप वही जनरल वे से बिल्कुल साधारण क्वेश्चन बन गया है ये। अब बिल्कुल साधारण जैसे आपके पास इससे प्रीवियस आप कर चुके हैं, करते आए हैं, उस तरीके से यूज लेते हुए और आप इसकी जनरल कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां बात करें, लिमिट्स हमने बता चुके हैं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, ये x की लिमिट हो गई, y की लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स हो गई, तो y की लिमिट x की लिमिट 0 टू 1 और y की लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। पहले आपके पास इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ ऑर्डर में जो बाद में उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होता है, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। y के लिए x कांस्टेंट हो गया, y का करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2। नाउ अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के और इसको आगे सोल्व आउट करेंगे, और आगे यदि आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट y के प्लेस पे लिमिट रखते हुए और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ये होली स्क्वायर सोल्व करके और इसको जनरल वे में इंटीग्रेट करते हुए और कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आपके रिजल्ट जो है फाइनली ये प्राप्त होता है। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन जो गिवन था ये था कि आपके पास एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। इसके लिए आपने सबसे पहले लिमिट्स बताई। लिमिट्स आपके पास हो गई कि x की लिमिट तो हो गई 0 टू 1, y की लिमिट हो गई 0 टू 1 माइनस एक्स, यहाँ लिमिट पुटअप की 0 टू 1 एंड 0 टू 1 माइनस एक्स, और फिर आपके पास इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर y की लिमिट x की टर्म्स में रिप्लेस करके और फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और फाइनली रिजल्ट आपके पास जो है 1/24 प्राप्त होता है। और 1/24 आपके इसके अंदर दिया हुआ है ऑप्शन बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अगेन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के बिटवीन अंडर रूट एक्स ई पावर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ई पावर माइनस ऑफ एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई में रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है बिटवीन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ देखिए ई की पावर माइनस एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को आप यदि एक न्यू वेरिएबल रिप्लेस कर दें, एक्स क्यूब को आप मान लें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल वाई मान लिया आपने, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, या ये कह दें कि एक्स इज इक्वल टू वाई पावर 1/3, ये 3 पावर इधर रिप्लेस हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी y पावर 1/3। नाउ यदि इसको आप इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस केस में आपके पास dx इज इक्वल टू 1/3 पावर आगे y पावर माइनस ऑफ 2/3 dy, ई पावर माइनस एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को आपने न्यू वेरिएबल y रिप्लेस किया तो इससे एक्स की वैल्यू y पावर 1/3, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, ये रिजल्ट आ गया। नाउ dx की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे और x के प्लेस पे ये रिप्लेस करेंगे, यहाँ x है, x के प्लेस पे आपने रिप्लेस किया y पावर 1/3 और यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट का मीनिंग है पावर 1/2, और फिर आगे e पावर और एक्स क्यूब का आपने यूज लिया है y, तो ये y हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम dx, तो dx की वैल्यू आपके पास है 1/3 y पावर माइनस ऑफ 2/3
dy। और लिमिट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है लोअर लिमिट 0 है, जब आप 0 पुटअप करेंगे x को तो y इज आल्सो 0। अपर लिमिट इन्फिनिटी है, x को लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट आपके पास वही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अब आपके पास बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन, यहाँ से हो गया y की पावर 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6, और ये y की पावर -2/3। जब बेस आपके पास सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती, तो ऐड करेंगे 1/6 में -2/3 को ऐड करेंगे, 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन है, ये जो आपके पास रिजल्ट है, फाइनली रिजल्ट जो है आपके पास ये चेंज हो गया इस फॉर्म में। फाइनल रिजल्ट आ गया लिमिट 1/3 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी y पावर -हाफ e पावर -y dy। नाउ आपने गामा फार्मूला पढ़ा है, गामा फार्मूला होता है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के अंदर x की पावर n-1 एंड e पावर -x, यदि ये रिजल्ट है तो इसके इंटीग्रेशन फार्मूला जो होता है इसको आप लिखते हैं गामा n, यानी कि यहां पर आपके पास जो भी पावर है इस पावर से एक ज्यादा वैल्यू यहां पर लिखते हैं। तो यहां आपके पास देखिए y पावर -हाफ, तो -हाफ है तो इससे एक ज्यादा मोर देन 1, इससे एक ज्यादा यदि आप लिखेंगे, यहां y की पावर -हाफ है, -हाफ से -हाफ में +1 करेंगे तो +हाफ, यानी कि आपके हो जाएगा गामा ऑफ हाफ की वैल्यू। ये रिजल्ट गामा ऑफ हाफ की वैल्यू है, क्योंकि यहां आप यदि बात करते हैं, यहां जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में यदि आपके पास n की वैल्यू हाफ पुटअप करें तो n की वैल्यू हाफ पुटअप करते हैं तो रिजल्ट आपके पास जो होता है 0 टू इन्फिनिटी, और ये हाफ -1 यानी कि x की पावर -हाफ e पावर -x dx, तो ये गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है। और गामा हाफ गामा 1/2, तो गामा 1/2 की वैल्यू फिक्स है कि गामा 1/2 जो है √π के इक्वल होता है, यानी कि इस गामा 1/2 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं √π। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया 1/3√π। आपका रिजल्ट हुआ फाइनली 1/3, तो कांस्टेंट बाहर लगा हुआ है, गामा ऑफ हाफ की वैल्यू √π, और इस प्रकार से ये आपके पास सेकंड ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये कार्डेट दिया हुआ है r = a1 + cos थीटा, ये कार्डेट का इक्वेशन गिवन है, और इस कार्डेट के इक्वेशन में आपको पूछ रहा है कि कार्डेट का इक्वेशन ये आपके पास इस वक्त दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में है, यानी कि ये इक्वेशन आपके पास पोलर फॉर्म में है, एंड आपको कैलकुलेट करना है इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन। इस कार्डेट का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगा, नेज समीकरण क्या होगा, ये आपको बताना है। पोलर इक्वेशन बिटवीन r एंड थीटा होती है, r और थीटा के बीच में जो संबंध दिया होता है उसको आप ध्रुवीय समीकरण यानी कि पोलर इक्वेशन कहते हैं। जबकि यदि कोई रिलेशन आपके पास s और साई की टर्म्स में दी हुई है, कोई भी इक्वेशन पर्टिकुलर s और साई की टर्म्स में यदि होती है, तो s और साई के बीच में जो रिलेशन होता है ये आपके इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। किसी भी पर्टिकुलर कर्व के लिए यदि हम बात करते हैं तो कर्व का जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से और जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास गिवन है, इस पॉइंट तक की जो कर्व की लेंथ है, आर्क की लेंथ है, इस आर्क के लिए आप सिंबल का हम लेते हैं s, और पर्टिकुलर इस गिवन पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाती है, ये एंगल आपके पास होता है, ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाती है, ये एंगल होता है साई। और इस एस और साई के बिटवीन जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप नेमिंग करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो यहाँ आपके पास कार्डेट का आपके पास पोलर इक्वेशन गिवन है और इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन एस एंड साई यूज लेना है इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से एस और साई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब पहले तो आपको साई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, साई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। साई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा बात करें कि यदि आपके पास ये कर्व है, तो इस कर्व में आपके पास ये जो ओरिजिन है, जिसको आप पोलर फॉर्म में जब बात करते हैं तो ओरिजिन को आप कहते हैं पोल, और इस पोल को इस गिवन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है,
ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है ये एंगल होता है थीटा। इस एंगल को थीटा कहते हैं। और ये टेंजेंट और ये पोलर लाइन, ये टेंजेंट है और ये पोलर लाइन है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होता है ये एंगल होता है फाई। किसी भी गिवन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, वो साई एंगल होता है। इस पॉइंट को पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि पोलर लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है ये थीटा होता है। और पोलर लाइन और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है ये फाई होता है। और इस प्रकार से इन तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है कि ये आपके ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साई की वैल्यू थीटा प्लस ऑफ फाई होगी। साई की वैल्यू यानी कि ये आपके टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाता है इस एंगल की वैल्यू जो होगी, ये इस ट्राइंगल फॉर्म में यदि बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल यानी कि थीटा प्लस फाई के इक्वल साई होगी। तो यानी कि यहाँ यदि आप फाई कैलकुलेट कर सके तो आप इजीली साई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब पोलर फॉर्म में होता है तो पोलर फॉर्म के लिए फाई कैलकुलेट करते हैं तो फाई का फार्मूला आपके पास फिक्स है कि टेन ऑफ फाई जो होता है ये आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो सबसे पहले ये फार्मूला यूज लेंगे। ये फार्मूला यूज लेते हुए इसके बिहाफ पर आप इजीली पहले फाई कैलकुलेट कर लेंगे। फाई की हेल्प से यहाँ फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगी। फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा रखते हुए साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इससे थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साई कैलकुलेट हो जाएगी। फिर साई यहाँ से आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। अब बात करें एस की। एस कैलकुलेट करना है तो एस अभी पीछे जस्ट हमने बताया था, इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में यूज लिया था। एस के लिए आपके पास फार्मूला का अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी था होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास एस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो कंडीशन यूज लेते हुए इसके बिहाफ पर इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन इजीली की जा सकती है। देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन जो हैं कहीं टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन सारी इजी हैं। हाँ पेपर लेंदी था। तो इस प्रकार से आपके पास इसको यदि आप सॉल्व करते हैं दिए गए इक्वेशन को तो आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा गिवन है। डी आर अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करेंगे यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके ए साइन थीटा हो गया। नाउ टेन फाई की वैल्यू हमने फार्मूला बताया है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू आपके पास गिवन है ए साइन थीटा और आपके पास आर की वैल्यू है ए वन माइनस कोस थीटा। आर की वैल्यू वन माइनस कोस थीटा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा और डी आर अपॉन ये डी थीटा अपॉन डी आर को उल्टा करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा, तो ये आपके ए साइन थीटा, तो ए से ये कैंसिल है आपके साइन थीटा। और आगे वही जनरल कैलकुलेशन वन माइनस कोस थीटा का फार्मूला लिख किया, इसको सोल्व किया, टेन थीटा बाई टू आ गया और इससे कंपेयर करके करेंगे तो फाई इज इक्वल टू आपके पास आया रिजल्ट थीटा बाई टू। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू रिजल्ट थीटा बाई टू आया। तो नाउ हमने कहा था साई जो होता है ये आपके थीटा प्लस फाई के इक्वल होता है। तो इस बिहाफ पर थीटा और फाई की वैल्यू आपके पास है ये थीटा बाई टू और इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट थ्री बाई टू थीटा। और इस प्रकार से थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साई आ गई टू बाई थ्री साई। तो यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली है। नाउ एस के लिए फार्मूला जो हमने बताया था का अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट जो आता है इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालेंगे और इसमें रिजल्ट निकालने के बाद में फाइनली थीटा के टर्म्स में आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो थीटा की वैल्यू आप साई के रूप में पुटअप कर देंगे और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया एस इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो दिया था इंट्रिंसिक इक्वेशन का, तो यहाँ एस और साई के बीच में रिलेशन आपके पास ये आ गया है और इस प्रकार से यहाँ आपके ए ऑप्शन आपके पास रिजल्ट आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से है क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ आपके पास कह रहा है कि कर्व आपके पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास फैमिली कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स आपके पास इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन है।
फैमिली ऑफ कर्व का, और इसके बिहार पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो गिवन इक्वेशन से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट और ये कर्व दोनों के इक्वेशन से जो भी आप कांस्टेंट यूज ले रहे हैं उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, और इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमेशा डिफरेंशिएशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां आपके पास ये दिया है, इसको वन टाइम सिंगल टाइम आप डिफरेंशिएशन करेंगे। कर्व का इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx और सी एक्स का ओनली सी। एंड नाउ इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों रिजल्ट से, ये दो आपके पास रिजल्ट हैं, इन दोनों से आप सी को एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे, गायब करेंगे, हटाएंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा ये रिजल्ट ही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यानी कि यहां से आप सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दीजिए, यहां से सी की वैल्यू, ये x यहां से इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और इस प्रकार से यहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी का 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, और c के प्लेस पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। नाउ इस x को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और फाइनल फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे, जनरल कैलकुलेशन आगे आपको इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करते हुए इसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और इस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास जो है इस फॉर्म में होगा कि सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, और फाइनली आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और ये आपके ऑप्शन ए में आपके पास है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है डबल इंटीग्रेशन से है, ऑर्डर चेंज का इक्वेशन है। यहां आपको ऑर्डर चेंज करना है। यहां आपके पास इस वक्त आपके ऑर्डर जो दिया है डी थीटा डी आर दिया है, और इसका ऑर्डर चेंज करके इसको डी आर डी थीटा में कन्वर्ट करना है, और डी आर डी थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ आपके पास ये फर्स्ट आपके पास जो पोजीशन है ये लिमिट्स हैं आपके थीटा की, और सेकंड पोजीशन पे जो लिमिट है ये लिमिट है आर की। नेक्स्ट टाइम आप जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने में पहले डी आर लिखेंगे फिर डी थीटा लिखेंगे, यानी कि यहाँ आपको लिमिट यूज लेनी है आर की, और यहाँ आपके पास लिमिट होगी आर की, और यहां लिमिट होगी थीटा की। यहां आपके पास फर्स्ट वेरिएबल जो है आपके थीटा, इसकी लिमिट आपके कांस्टेंट टर्म में है, जबकि सेकंड की लिमिट जो है ये इन टर्म्स ऑफ थीटा यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। यानी कि यहां आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपके पास ये जो फर्स्ट लिमिट है ये आपके कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में होगी, जबकि सेकंड इसकी लिमिट जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ थीटा की लिमिट जो होगी इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट होगी। और इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ आपके पास जो गिवन रीजन है उसके बिहाफ पर बात करें तो यहाँ आपके पास गिवन रीजन जो है यहाँ पर ये आपके पास है पहली लिमिट थीटा की, तो ये आपके कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी कि आपके पास थीटा की लिमिट है 0 से स्टार्ट होकर π/2 तक। नेक्स्ट टाइम आर की लिमिट, और आर की लिमिट है 0 टू 2a cos थीटा, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ये एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा सर्किल का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास आउट होता है और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास आउट होता है, और इसका सेंटर जो है ये लाई करता है एक्स एक्सिस पर। आर की लिमिट 0 से स्टार्ट करके और 2a cos थीटा बोल रहा है, यानी कि आपके पास ये पार्ट आर इज इक्वल टू 0 टू स्टार्ट करके
और r इज इक्वल टू आपके पास 2a cos थीटा तक ये लिमिट हुई। और थीटा की लिमिट ये बता रहा है 0 से स्टार्ट करके, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके, इस लाइन से स्टार्ट करके, और थीटा इज इक्वल टू π/2 तक, यानी कि इस लाइन तक। इस प्रकार से इंटीग्रेशन एरिया आपके पास ये है। इस इंटीग्रेशन एरिया में आपके पास इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है और आपको इसमें लिमिट चेंज करनी है। नाउ लिमिट चेंज करनी है, यानी कि अब आपके पास dr डी थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, तो आपके पास थीटा की लिमिट आएगी इन टर्म्स ऑफ r, और r की लिमिट आएगी कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में। r की लिमिट की यदि कांस्टेंट टर्म में बात करें तो देखिए r की इस कंडीशन में r की मैक्सिमम लिमिट के r यहाँ से स्टार्ट है 0 से, और आपके पास मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक, और ये लिमिट आपके पास 0 टू, और ये आपके पास पार्ट जो हुआ ये आपके पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डायमीटर को, यानी कि r इज इक्वल टू 2a को। यानी कि यहाँ पर आपके पास इसकी लिमिट जो होगी r की ये 0 टू 2a। और थीटा की बात करें तो थीटा की लिमिट 0 से स्टार्ट करके, और इस कर्व पर थीटा की वैल्यू निकालें तो इस कर्व पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कर्व पर थीटा की वैल्यू r/2a, और कॉस इधर जाएगा कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ r/2a। और इस प्रकार से इस रिजल्ट को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास लिमिट जो आती है, इस प्रकार से यहां लिमिट जो आई है आपके पास, तो थीटा की लिमिट तो आपके पास आ गई कॉस इनवर्स r इज इक्वल 0 टू, ये थीटा इज इक्वल टू 0 टू, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ r/2a, जबकि r की लिमिट है r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 2a। तो ये लिमिट आ गई। तो अब आप इस बिहाफ पर अब इसका ऑर्डर चेंज करके आप लिख सकते हैं कि थीटा की r की लिमिट 0 टू 2a और थीटा की लिमिट 0 टू कॉस इनवर्स r/2a, और फाइनली आंसर ये हो गया। और ये आंसर आपके पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पीआई पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई की वैल्यू क्या होगी, विशिष्ट समाकलन यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। यहां हम ध्यान से देखें तो ये आपके होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां आपके पास y dy/dx है तो साथ में मल्टीप्लाई में x, और d2y/dx स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। एंड सेकंड ऑर्डर के साथ आपके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये आपके पास जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर का आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एज्यूम करते हैं यहाँ पर न्यू वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं z, या न्यू वेरिएबल z आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। और इस बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि लॉग को जब आप रिवर्स करेंगे तो लॉग का रिवर्स प्रोसेस e होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू e⁻z। इस केस में x इंटू dy/dx को dy लिखा जाता है। सिमिलर एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर को d इंटू d-1 लिखा जाता है। होमोजीनियस इक्वेशन में आपके पास z को log x या x को e⁻z पुटअप करते हुए, और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो x इंटू dy/dx की वैल्यू dy होती है, और x स्क्वायर ऑफ d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू d इंटू d-1 ऑफ y होती है। यहाँ कैपिटल D जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑपरेटर ये आपके रिप्रेजेंट करता है कैपिटल D। और इस बिहाफ पर नाउ ये वैल्यूज आप इसमें जो गिवन क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर d2x स्क्वायर इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू पुटअप की, एक्स dy/dx इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू पुटअप की, 3y एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप e⁻x लिखेंगे तो e⁻z का पावर 2, और log x तो log x को आपने एज्यूम किया है z, तो ये z तो z e⁻2z। और इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन ये कंप्लीट चेंज हो गया, d² + 3 ऑफ y इज इक्वल टू z e⁻2z। नाउ आपको इसमें केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया है कि इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर
हम जानते हैं कि ई पावर 2z आपके पास पी आई निकालते वक्त ई पावर 2z है, इसको जब बाहर लेके आते हैं इंटीग्रेशन इससे साइन से ऑपरेटर साइन से जब बाहर आता है तो इसको बाहर लेने पर यहाँ आपके पास ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी डी है प्रत्येक डी आपके डी प्लस ए से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ ए के प्लेस पे 2 है, जब आपके पास इस टाइप से होता है कि फंक्शन ऑफ डी और इसके साथ यहाँ आपके ई पावर ए एक्स और मल्टीप्लाई में समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स, तो इस केस में ये आपके पास ई पावर ए एक्स जो है ये बाहर आ जाता है और यहाँ आपके पास इस एफ में जहाँ जहाँ डी है डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं और इस प्रकार से फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस भी यहाँ पर आपके पास ई पावर 2z बाहर आ जाएगा और ई पावर 2z यदि बाहर आ जाएगा तो जहाँ जहाँ z है उसके प्लेस पे आपके d प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे और ये रिजल्ट आ गया। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर सॉल्व करके कांस्टेंट टर्म कॉमन लेते हुए 1 प्लस एक्स की टर्म में चेंज करेंगे एंड नाउ 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर -1, तो 1 प्लस एक्स होल पावर -1 इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ हायर पावर्स को आप नेग्लिजिबल ले लेंगे क्योंकि यहाँ बाहर आपके पास ओनली सिंगल पावर का कोएफिशिएंट है, तो हायर पावर्स को नेग्लिजिबल लेते हुए जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा और इसको z पुटअप करते हुए इसके बिहाफ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये z और ये z का डिफरेंशिएशन 4/7 और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे सिंप्लीफाई करने पर फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/49 एक्स स्क्वेयर 1/49 एक्स स्क्वेयर 7 log x - 4। तो इस इक्वेशन के लिए फाइनली आपके पास पी आई जो प्राप्त होगा 1/49 एक्स स्क्वायर 7 log x - 4। देखिए हो सकता है आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं आपके पास किस टाइप से, हालांकि कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आपको ऑरली करके और आप डायरेक्टली करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं इतने बड़े नहीं लगेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ आपके पास प्रैक्टिस मेन आपके पास इफेक्ट डालती है। प्रैक्टिस यदि आपकी अच्छी है तो कैलकुलेशन ऑरली करते हुए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना इसको कैलकुलेट करने में टाइमिंग लगेगा। इसी टाइप से आपके पास ये पार्शियल इक्वेशन का दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दी हुई है P = QY + Z होल स्क्वायर और इसका आपको कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, पूर्ण समाकलन मान क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं तो हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन 4-पिट इक्वेशन की हेल्प से किया जाता है। 4-पिट इक्वेशन को यूज लेते हुए और उसके बिहाफ पर आप इसको सॉल्व करके और फिर इसका रिजल्ट निकाला जाता है। 4-पिट इक्वेशन को यूज लेंगे और उसके बिहाफ पर इसको सॉल्व करेंगे। 4-पिट इक्वेशन आपके पास है, उसको यूज लेते हुए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट्स आपके पास इस फॉर्म में आ गए हैं। और अब आपके इसमें डिफरेंट पार्ट लेते हुए जैसे फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट से आपके पास रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ आपके पास P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Y कैलकुलेट हो जाएगी। जब 4-पिट इक्वेशन को कैलकुलेट ये अप्लाई करते हुए इसका फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट आप यूज़ लेंगे तो फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट यूज़ लेंगे तो ये और ये कैंसिल होके और फिर आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म बचेगा। इसको सोल्व करेंगे ये तो ये P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Y आ गई, ये P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Y आई है तो P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Y जब यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो Y की वैल्यू निकाल लेंगे और इस टाइप से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी P की वैल्यू, और P और Q जब दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, P और Q जब दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो P और Q कैलकुलेट होते हैं तो इस कंडीशन में Z की वैल्यू होती है P dx + Q dy। P और Q दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, P और Q की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके वेरिएबल सेपरेशन से आप इसको सॉल्व करके और इसको इजीली कैलकुलेट करते हुए आप प्रूव कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर आपके पास ये फाइंड होगा। तो इस टाइप से आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जिसको आप 4-पिट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अप्रोक्सली ऑरली होने वाला है। इसका आपके पास ऑर्डर और डिग्री बताना है। लगभग आप मुंह जवानी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑरली कर सकते हैं।
कि देखिए सबसे पहले जब भी हम डिग्री या ऑर्डर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी कोशिश रहती है कि डेरिवेटिव्स जो हैं, डेरिवेटिव्स की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। यदि डेरिवेटिव्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम रहेगा कि डेरिवेटिव पावर को पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ आपके पास पावर 2/3 दी है तो इसको इंटीजर पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे और क्यूब करने के बाद में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ये तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है तो यानी कि इसका ऑर्डर 3 हो गया। और यहाँ आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर पावर जो है इसको जब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर 3 इधर रिप्लेस हो जाएगी तो इसका ऑर्डर भी 3 आएगा, यानी कि थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है जिसकी ऑर्डर 3 है। तो थर्ड ऑर्डर और थर्ड डिग्री का इक्वेशन ये आपके पास हुआ और इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर यानी कि कोटि हम कहते हैं उच्चतम अवकलज को जो कि थर्ड ऑर्डर का है, और पावर या घात आपके पास कहते हैं उच्चतम अवकलज की घात जो कि आपके पास 3 है। और इस प्रकार से आपके पास घात और ये आपके अप्रोक्सली ऑरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है का एक्स पी प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू पी एक्स वाई। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते ही आपके पास क्लोरोफॉर्म में आपके पास इसमें वेरिएबल सेपरेशन में इजीली कन्वर्ट हो रही है। थोड़ा सा चेंज करते ही आपके पास यहाँ गिवन है एक्स पी प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू पी एक्स वाई। इससे आपके पास y की वैल्यू निकालें तो ये रिजल्ट आपके पास इधर चला जाएगा, ये रिजल्ट इधर चला गया तो आपके पास हो गया 2y इज इक्वल टू पी एक्स पी। एक्स पी इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y माइनस 1। p को आप रिप्लेस कर देंगे dy अपॉन dx और dy अपॉन dx रिप्लेस करके और इजीली आपके ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ इस टाइप से रिप्लेस कर देंगे। और नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड और दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से आपके पास रिजल्ट ये प्राप्त हो गया बी ऑप्शन के रूप में। तो क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, इजी है, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी चूक हुई और आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन का ध्यान रखना है विशेष। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोला एक्स, और इसका आपको सॉल्यूशन बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब आपके पास वही इसमें CF और PI दोनों ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप CF कैलकुलेट करते हैं। CF कैलकुलेशन के लिए आपके पास इसकी सहायक समीकरण लिखते हैं और सहायक समीकरण आप d को m से रिप्लेस करते हुए और ये निकालते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और इससे m की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 और m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई तो अब आपके पास इसके CF जो लिखते हैं, पूरक फलन जो लिखते हैं, ये होता है C1 e पावर पहला आपके पास जो भी रूट आया m की वो प्लस C2 e पावर फिर सेकंड रूट जो आया वो एंड अप टू सो ऑन। तो C1 और फर्स्ट रूट आपके पास 1 है तो e पावर x, C2 सेकंड रूट आपके माइनस 1 है तो माइनस x, तो C1x प्लस C2 e पावर माइनस x। तो यहाँ आपके पास CF तो होगा C1 e पावर x, C2 e पावर माइनस x। और यहाँ आप ध्यान से देखें चारों ऑप्शन में CF की वैल्यू सेम है, यानी कि डिफरेंस जो है वो केवल और केवल PI का है। चारों ऑप्शंस में CF की वैल्यू सेम है, सिमिलर है। और यदि आपके ऑप्शन में CF की वैल्यू सेम हो चारों ऑप्शंस में तो जाहिर सी बात है इसको तो निकाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट PI कैलकुलेट करेंगे। और PI जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ PI के लिए अब PI कैलकुलेट करते हैं तो PI कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रिजल्ट जो होता है 1/FD, यानी कि D के फॉर्म में जो भी रिलेशन है ये D स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, D स्क्वायर माइनस 1 कोस हाइपरबोलिक ऑफ x। देखिए जनरली आपके पास यदि 1/f ऑफ d
एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स, इस फॉर्म में होता है रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को सोल्व आउट करने के लिए जनरली जहाँ जहाँ डी है, सॉरी डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस करके एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स लिख देते हैं। और यदि डी स्क्वायर को ए स्क्वायर रिप्लेस करने पर रिजल्ट 0 आ रहा हो तो फिर आपके पास जो है इसमें चेंज करते हैं। फिर इस केस में यानी कि 1/d स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स, इस फॉर्म में यदि होता है तो इस केस में आपके पास इसका रिजल्ट होता है 1/2 एक्स अपॉन एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स। तो इस फॉर्म में लिखते हुए इसका पीआई कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका, मान लीजिए आपके पास फार्मूला आपको याद नहीं आता है, ये फार्मूला माइंड में नहीं होता है, स्ट्राइक नहीं करता है, तो दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आप कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्लेस करें। कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला आप जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो है ये होता है ई पावर एक्स प्लस ऑफ ई पावर माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 2। एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये फार्मूला वैल्यू पुटअप करते हुए भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आपके पास ये यूज लें, और ये मान लीजिए आपको स्ट्राइक नहीं करता तो ई में कन्वर्ट करते हुए इसके बिहाफ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सोल्यूशन यदि हम देखें तो इसका सोल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे आगे, तो ये तो आपके पास सी एफ आ गया है। अब पी आई निकालने के लिए आपके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका आपके फैक्टराइज किए, डी स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो गए डी प्लस 1 डी माइनस 1, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया 1/2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ई की पावर की हेल्प की सहायता से, जैसे ई पावर को सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करके और इसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। और फाइनली रिजल्ट आपके पास जो आएगा ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो कुल मिला के आपके पास बिल्कुल जनरल प्रोसेस से यूज लेते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन आपके पास सेकंड ऑर्डर का आपके क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर डिग्री का आपके पास क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2xy, और इसका आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है यानी कि आपके इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए, और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है क्या होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसमें आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जब आप इंटीग्रेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये आपके पास होता है ई पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहली कंडीशन कि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट ओनली 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि यहाँ ये Q और P दीज बोथ आर, ये दोनों के दोनों ये या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म होंगे, यानी कि इनमें y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपके पास पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, और कंप्लीट इक्वेशन को यदि डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से, इस कंप्लीट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपके रिजल्ट इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये आपके 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर। एंड नाउ 1/y और 1/y को एक न्यू वेरिएबल v रिप्लेस कर दें तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 1/y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स। और इतना लिखते ही, और अब ये आपके पास जो है ये डी वी अपॉन डी एक्स हो गया,
-1/y को आपने v रिप्लेस किया है तो ये 2/x ऑफ v हो गया इजिकल टू एक्स स्क्वायर। और अब आप यदि कंपेयर करें तो अब ये और ये एक ही इक्वेशन हो गई है और ये एक ही इक्वेशन हो गई है। तो अब यदि बात करें तो अब यहाँ y का जो कोफिशिएंट है ये p है, तो यहाँ v का कोफिशिएंट p है और इसको इंटीग्रेट करके इसके e की पावर पुटअप करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इसके सॉल्यूशन को हम चेक करें, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वाई पावर -2, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, एक्स कैंसिल नीचे 1/x आ जाएगा 1/y को y इनवर्स लिख सकते हैं और यहाँ आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये ओनली 1/x स्क्वायर। ना y पावर -1 जो है इसको एक न्यू वेरिएबल आपने v रिप्लेस कर दिया तो y पावर -2 dy/dx ये dv/dx हो गया और ये रिजल्ट यदि आपके पास यहाँ dv/dx और ये v और ये रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया। अब आपके पास p की वैल्यू आपके पास ये हो गई है और p की वैल्यू ये हो गई है तो इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट हमने बताया e पावर इंटीग्रेशन p dx 2/x का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ 2 पावर में आ जाएगी, e से लॉग कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपके पास आया एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आंसर आपके पास एक्स स्क्वायर है जो कि ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है कि ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है और इसके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप हमेशा z का पहले x के रेस्पेक्ट में और सेकंड टाइम में y के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। z का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको p से रिप्लेस करते हैं और z का y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको q से रिप्लेस करते हैं और वो जो दोनों रिजल्ट है उन दोनों रिजल्ट की हेल्प से ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को आप एलिमिनेट करते हैं और इस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट बचता है वही आपका इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इस बिहाफ पर यहाँ आप ये जो गिवन इक्वेशन है इसका आप एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। इस कंप्लीट इक्वेशन का एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये रिजल्ट आया, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आया और अब इन दोनों की हेल्प से ये और ये इन दोनों की हेल्प से a को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तरीका आपका खुद का कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर जो प्रोसेस में बता रहा हूँ यही हो, एनी हाउ आपको एलिमिनेट करना है। इनको आपस में जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग दो कैसे भी ए को एलिमिनेट करना है। तो जैसे यहाँ कोएफिशिएंट इक्वेट करके माइनस कर दें दोनों इक्वेशन को तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया और पूरी इस कंप्लीट इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ दोनों को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ax y दोनों आपके अपोजिट साइन के कारण कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो बचेगा ये आपके इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है क्वेश्चन का ये आपके पास दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू इज इक्वल टू 1 और इसका आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इनमें से ये रिजल्ट आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। यहाँ आपके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसमें p का मीनिंग होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q का मीनिंग आपके पास होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई और इस कंडीशन में p और q की वैल्यूज आपके पास इन रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। किसी एक को वैल्यू निकालते हुए p की वैल्यू q की टर्म्स में कैलकुलेट कर लो या फिर q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p का पी क्यू इज इक्वल टू 1 है यानी कि पी को इक्वल टू 1/q मान सकते हैं और ये रिजल्ट हमने मान लिया कि भाई पी की वैल्यू ये रिजल्ट जो आ रही है ये ए के इक्वल है। पी को ए आपने एज्यूम कर लिया है तो पी यदि ए है तो पी की वैल्यू 1/q है यानी कि 1/q की वैल्यू भी ए होगी या ये कह सकते हैं कि q की वैल्यू 1/a होगी। तो p इज इक्वल टू ए एंड q इज इक्वल टू 1/a। तो p इज इक्वल टू ए हो गया तो p का मीनिंग हमने बताया था का z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये आपके पास और ये q का मीनिंग बताया था z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस केस में यदि dz की वैल्यू निकालते हैं तो यह था p dx प्लस ऑफ q dy
पी की वैल्यू ए रिप्लेस करनी है, क्यू की वैल्यू 1/a, और ए आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको आपको इजीली इंटीग्रेट करते हुए, इसको इंटीग्रेट करके, और ये आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो गया dx का x dy का y, और इस प्रकार से फाइनली आपके पास ये इक्वेशन फाइंड हो जाता है। ये आपके पास कहलाता है गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इस प्रकार से ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है और उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ये फिजिबल सॉल्यूशन है। किसी भी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का इष्टतम हल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम हल, ये आपके पास जो है, ये आपके पास ये कह रहा है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है फिजिबल सॉल्यूशन है। ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है ये फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसके लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या होती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि एलपीपी के अंदर आपके पास जो प्रॉब्लम निकालते हैं उसमें जब आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ ऑप्टिमल का या इष्टतम का मतलब आपके पास होता है या तो सबसे उच्चतम वैल्यू या सबसे न्यूनतम वैल्यू। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब आपके पास जो रहेगा, इष्टतम हल का मतलब जो होता है अधिकतम मान या न्यूनतम मान, यानी का चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में आपके पास ये रिजल्ट जो होगा या तो सबसे मैक्सिमम या फिर सबसे मिनिमम। तो इस केस में यानी कि आपके पास यहाँ जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आपके पास या तो सबसे मैक्सिमम होगा और या सबसे मिनिमम होगा, यानी कि दोनों कंडीशन नहीं हो सकती, या तो आपके सबसे मैक्सिमम और या फिर सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ आपकी इक्वेशन थ्योरिकल है। इसमें आपके पास ये रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सबसे पहले ये कह रहा है केवल न्यूनतम, ओनली मिनिमाइज, तो ओनली मिनिमाइज नहीं हो सकता। यहाँ ये ओनली वर्ड जुड़ गया इसलिए ट्रू नहीं है। यदि आपके ओनली वर्ड नहीं होता तो ये ऑप्शन ट्रू हो सकता था, लेकिन ओनली कह रहा है तो ओनली मिनिमाइज नहीं होता है। यहाँ आपकी वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा, ओनली मैक्सिमाइज या ओनली मिनिमाइज नहीं होगा। ये आपके पास कह रहा है कि ना तो उच्चतम ना ही न्यूनतम, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है कि ओनली मैक्सिमम, तो ओनली मैक्सिमम भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिजल्ट या तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई एक हो सकता है, ओनली मिनिमा या ओनली मैक्सिमा नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास सिमिलर ये दिया डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ क्यू वाई इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर की जब इक्वेशन होती है तो इस ऑर्डर का, इस इक्वेशन का जो आपके पास सॉल्यूशन आता है ये हमेशा दो पार्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। दो पार्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, तो एक पार्ट आपके पास जो है आप गिवन कंडीशन के बिहाफ पर आइडिया से आप कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा पार्ट जो है सॉल्व आउट करके निकालते हैं। अब ये एक पार्ट आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके लिए आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे y इक्वल टू ई पावर एक्स या y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स या y इक्वल टू ई पावर एम एक्स या y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से आपके डिफरेंट केसेस बनते हैं इसके सिंगल एक पार्ट के लिए। और इनके होने के लिए आपके पास पर्टिकुलर केसेस होते हैं, जिस टाइप से यहाँ पर आपके पास y इक्वल टू ई पावर एम एक्स दिया है, तो इसके लिए कंडीशन, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ आपके पास डायरेक्ट आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में ही आपको ध्यान रखना है कि यदि ई पावर एम एक्स है तो उसके लिए रिजल्ट जो होता है ये होता है, ये रिजल्ट ई पावर एम एक्स के लिए होता है, जबकि ये रिजल्ट आपके पास ई पावर एक्स के लिए फाइंड आउट होता है। ये रिजल्ट ई पावर एक्स के लिए फाइंड आउट होता है। ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है ई पावर माइनस ऑफ एक्स को, और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू ई पावर एक्स को, सॉरी ओनली एक्स को, सॉरी ओनली एक्स को। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में
ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू ई पावर एम एक्स होगा। सेकंड आपके सॉल्यूशन है इसका रिजल्ट आपके पास y इक्वल टू ई पावर एक्स होगा। थर्ड जो है इसके लिए y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स होगा। और फोर्थ इसके लिए होगा y इक्वल टू एक्स। यहाँ इसने पूछा है y इक्वल टू ई पावर एम एक्स, तो ई पावर एम एक्स आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम ठीक इसी टाइप से हम बात करते हैं कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन दी हुई है, तो एलपीपी की आपके पास प्रॉब्लम दी है प्राइमल फॉर्म में, और प्राइमल फॉर्म में आपके पास है कि जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, और इसके लिए आपके पास प्रतिबंध दिए हुए हैं कि ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। प्राइमल प्रॉब्लम आपके पास जो है मैक्सिमाइज की फॉर्म में है कि मैक्सिमाइज ऑफ जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, और इसके साथ कंडीशंस जो हैं वो आपके पास प्रतिबंध जो है ये है ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इस टाइप से आपके पास रिलेशन आपके पास गिवन है, और इसकी आपको ड्यूल फॉर्म बनानी है। इस प्राइमल की ड्यूल क्या होगी, ड्यूल आपको कैलकुलेट करनी है। इसका ड्यूल कैलकुलेट जब करते हैं तो ड्यूल में आप हमेशा मैक्सिमम जो है वो मिनिमाइज में चेंज हो जाता है। प्राइमल प्रॉब्लम यदि आपके मैक्सिमाइज में है, तो प्राइमल प्रॉब्लम यदि मैक्सिमाइज में है तो इसका ड्यूल जो होगा ये मिनिमाइज में कन्वर्ट होगा। और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्टिव फलन है, ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट जो है अब सी के प्लेस पे बी ट्रांसपोज की फॉर्म में यूज होते हैं। यहां वेरिएबल एक्स का हम ले रहे हैं तो यहां आपके न्यू वेरिएबल नेमिंग कुछ भी हो सकती है, कोई जरूर नहीं है डब्ल्यू हो, डब्ल्यू या आपके पास वी, यानी कि अदर देन एक्स न्यू वेरिएबल आपके पास ये। इसके जो आपके पास प्रतिबंध होते हैं तो सब्जेक्ट में आपके पास ये ए के प्लेस पे ए ट्रांसपोज यूज होता है, न्यू वेरिएबल आप डब्ल्यू से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां पर आपके पास ये लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और बी के प्लेस पे आपके पास ये जो प्राइस आपके पास वेक्टर है सी, इसका ट्रांसपोज यूज हो जाता है, और यहां भी आपके वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो होते हैं, और यहां भी वेरिएबल जो यूज ले रहे हैं दीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एलपीपी में यूज होने वाले आपके वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम और इसकी ड्यूल प्रॉब्लम आपके पास इस फॉर्म में सेटअप होती है। तो इस फॉर्म में जो ऑप्शन आपके आंसर दिया हुआ है इस फॉर्म का, जिस फॉर्म में गिवन है इसके बिहाफ पर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास गेम थ्योरी से है। गेम थ्योरी आपके टॉपिक जो है ये आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये टॉपिक सिलेबस में है। यहाँ कह रहा है कि एन आपके पास प्लेयर्स हैं कि एन खिलाड़ी हैं, और इसके आपके पास इनके बिटवीन जो गेम है उसमें आईएथ नंबर का, आईवे नंबर का आपके पास कोई खिलाड़ी है, उसको जो आपके पास पेमेंट किया जा रहा है ये पेमेंट पीआई की फॉर्म में है। आईवे खिलाड़ी को होने वाला पेमेंट पीआई की फॉर्म में है। खेल बता रहा है शून्य योग खेल। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आप खुद को आंसर आपके पास यहीं से मिल जाएगा। यहां बोल रहा है शून्य योग खेल। शून्य योग खेल कौन से होते हैं कि कोई भी ऐसा खेल जिसमें आपके पास टोटल गेम वैल्यू जीरो हो। टोटल गेम वैल्यू जीरो कब होगी कि जबकि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला लॉस दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को होने वाले प्रॉफिट के इक्वल होता है। गेम थ्योरी में यदि मान लीजिए कोई केवल 2 पर्सन है तो केवल 2 पर्सन है तो इसका मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अपोजिट में जो दूसरा पर्सन है उसको होने वाला लॉस भी ठीक उतना ही है। तो ये बात हुई 2 पर्सन की, और मोर देन 2 पर्सन है तो मोर देन 2 पर्सन के लिए भी कंडीशन वही रहेगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला लॉस दूसरे पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला लॉस
रिमेनिंग आपके पास जो पर्सन है उनको होने वाले प्रॉफिट के इक्वल होता है और टोटल फाइनल गेम वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल फाइनल गेम वैल्यू इज ऑलवेज 0। जब शून्य योग खेल की बात करेंगे तो शून्य योग खेल में कुल गेम वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास ट्रांसपोर्टेशन से है। जब हम बात ट्रांसपोर्टेशन की करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास मेनली 4 मेथड यूज या 3 मेथड यूज लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज लिए जाते हैं। एक आपके पास लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड होता है, एक आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है, एक आपके पास वोगल्स मेथड होता है। ये 3 मेथड होते हैं। एक आपके पास लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है यानी कि न्यूनतम लागत विधि है। एक न्यूनतम लागत विधि के अलावा दूसरा आपके पास उत्तर पश्चिम कोना विधि है और तीसरी विधि आपके पास वोगल्स विधि है। तो ये तीन विधियां हैं मुख्य रूप से जो कि आपके परिवहन समस्याओं के अंतर्गत काम ली जाती है, लेकिन ये कोई विधि नहीं है जो कि आपकी यूज ली जाए। ये 4th विधि जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रूल, कोई रूल नहीं है, इस टाइप का कोई रूल नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रूल। तो यहां आपके पास ये कह रहा है कि कौन सी विधि प्रयोग में नहीं ली जाती है। तो यहां नहीं के लिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विधि ट्रांसपोर्टेशन में यूज में नहीं ली जा रही है। तो नहीं ली जा रही के लिए आपके पास होगा कि उत्तर पूर्व कोना विधि जो है ये एक ऐसी विधि है जो कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं ली जाती है। बाकी ये शुरू की 3 विधियां हैं ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन क्वेश्चन एलपीपी से है कि ये एलपीपी प्रॉब्लम दी हुई है कि ये आपके पास प्रॉब्लम दी हुई है मैक्सिमाइज की। ये एक प्रॉब्लम दी हुई है जो कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है। ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम z इजिकल टू 3x1 प्लस ऑफ 2x2। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज के रूप में दिया हुआ है और इसको निकालने के लिए आपके पास प्रतिबंध 2 दिए हुए हैं। एक आपके पास दिया हुआ ये और एक प्रतिबंध है ये, और इन दोनों प्रतिबंधों की सहायता से इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और इसके बिहाफ पर आपके पास ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि भाई इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या फिर आपके फिजिबल सॉल्यूशन है। यदि आप इसको यहाँ तक कि प्रॉब्लम ओनली 2 वेरिएबल फॉर्म में है तो 2 वेरिएबल इक्वेशन जो हैं हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ आप यदि सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए दोनों के लिए यदि कर्व ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर्व ये आ रहा है, दूसरे के लिए इक्वेशन कर्व ये आ रहा है, इसके लिए आपके सॉल्यूशन एरिया ये आ रहा है और इसके लिए सॉल्यूशन एरिया ये आ रहा है। एंड देयर इज नो एनी कॉमन एरिया, दोनों के बीच में उभयनिष्ठ क्षेत्र कोई भी नहीं है। इन दोनों आपके प्रतिबंधों के लिए उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कोई नहीं है और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कोई नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आपके पास ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है नो एनी फिजिबल सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का कोई भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। ठीक इस प्रकार से अगेन आपके क्वेश्चन गेम थ्योरी से है और ये कह रहा है कि गेम थ्योरी की जब बात करते हैं तो गेम थ्योरी में आपके पास जो है आपने पढ़ा हो कि जब हम रो फॉर्म में बात करते हैं तो आपके पास मैक्सिमा लेते हैं, जब मिनिमा लेते हैं, और जब कॉलम फॉर्म में बात करते हैं मैक्सिमा लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ में सबसे मिनिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में सबसे मैक्सिमम, जिसको आप नेमिंग करते हैं मिनी मैक्स एंड मैक्स मीन। मैक्सी मीन का मतलब होता है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यूज हैं उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम में सबसे अधिकतम, और मिनी मैक्स का मतलब होता है कि अधिकतम में सबसे न्यूनतम। और यदि किसी गेम थ्योरी के लिए ये दोनों रिजल्ट यदि एक जैसे हैं, दोनों समान हैं,
सबसे उच्चतम वैल्यूज़ ली और उन उच्चतम वैल्यूज़ में हर कॉलम के लिए आपके पास मैक्सिमम लेते हुए और उसमें सबसे मिनिमम चूज़ करें, हर रो में मिनिमम लेते हुए और फिर उनमें से एक मैक्सिमम चूज़ करें। और यदि ये दोनों सेम हैं, दोनों एक समान है, तो ये दोनों एक समान वैल्यू जो है ये कहलाती है आपके पास सैडल पॉइंट। इसको, इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का सैडल पॉइंट कहते हैं, पलायन बिंदु कहते हैं। तो ये आपके पास जो है पॉइंट, ये आपके पास सैडल पॉइंट कहलाएगा, पलायन बिंदु कहलाएगा। जो आपके पास सेम वैल्यूज हैं ये आपके इस प्रॉब्लम की सैडल पॉइंट या फिर पलायन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास एलपीपी से है। तो एलपीपी में आपके पास ये कह रहा है मिनिमाइज प्रॉब्लम की आपके पास जो है, इसके लिए आपके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। उसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या होती है? आप लोगों को ध्यान हो तो जब हम एलपीपी करते हैं तो उसमें आपके पास जो प्रॉब्लम, एलपीपी की प्रॉब्लम जब हम करते हैं तो उसमें आपके पास सिंप्लेक्स मेथड जब सॉल्व करते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास लास्ट कॉलम जेड माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं और जेड माइनस सी जे की वैल्यूज जो हैं उसके बिहाफ पर हम रिजल्ट निकालते हैं। जब तक आपके पास जितने भी जेड और सी जे की वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का, सभी की वैल्यूज की जो मान है वो पॉजिटिव या जीरो नहीं आ जाता है, यानी कि नेगेटिव जब तक गायब नहीं होता तब तक आप रेगुलर आप सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कंपलसरी कंडीशन हुई कि जेड माइनस सी जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। किंतु सिंप्लेक्स में ये मेथड जब यूज लेते हैं तो इसमें आपके पास जो समस्या होती है वो हमेशा मैक्सिमाइज की फॉर्म में होती है। जब समस्या मैक्सिमाइज की है तो जेड माइनस सी जे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अब यहां क्वेश्चन जो है यहां कह रहा है मिनिमाइज है, यहां प्रॉब्लम आपको मिनिमाइज प्रॉब्लम बताइए, मैक्सिमाइज नहीं बताइए। मिनिमाइज की प्रॉब्लम है न्यूनतमीकरण की। तो न्यूनतमीकरण की यदि शर्त है तो इस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट जो होगा अधिकतमीकरण से ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि अधिकतमीकरण के लिए तो हमारे पास रिजल्ट था कि ये रिजल्ट ये होना चाहिए, यानी कि न्यूनतमीकरण के लिए रिजल्ट हो जाएगा कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो, ये ऑप्शन आपके पास रिजल्ट हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 4 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। वैसे ये क्वेश्चन आपके पास जो है मिसप्रिंट है, इसलिए ये आपके बोनस मार्क आएंगे। इसमें पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए इसके मार्क्स आपके बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहां आपके पास रिजल्ट जो दिया है कि डेल ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहां आपके पावर जब ब्रैकेट फॉर्म में लिखकर ये देते हैं तो ये रिजल्ट जो है आपके पास ये कहलाता है फैक्टोरियल। सॉरी, क्वेश्चन शायद ये नहीं है, बोनस मार्क्स वाला आगे है, उसमें एक हाइपरबोल की मिसप्रिंट है, शायद इससे नेक्स्ट ही हो। यहां आपके पास यदि पावर ब्रैकेट फॉर्म में होती है तो ये आपके पास कहलाता है फैक्टोरियल। एक्स के फॉर्म में ऐसे दिया है तो फिर एक्स पावर एन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक्स फैक्टोरियल। यानी कि यदि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपके ये हुआ, यदि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक्स और इंटू में एक्स माइनस वन, 2 फैक्टर्स होते हैं। यदि आपके पास ऐसे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। और इस कंडीशन में यदि इसका डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस में हमेशा ये एज ए डिफरेंशिएशन यूज होता है कि ये आपके आगे आ जाएगा और एक ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में फाइंड आउट होगा। ये रिजल्ट आपके पास ट्रू ऑप्शन है।
ये ऑप्शन ट्रू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका nth डिफरेंस जो है ये e पावर x और मल्टीप्लाई में e पावर h माइनस 1 होल पावर n आता है, इसलिए ये आपके पास जो रिजल्ट इसका ये होगा, इसलिए ये आपके गलत है। कॉस आपको ये कॉस x का आपके पास डिफरेंस जो है ये कॉस x प्लस एच माइनस ऑफ कॉस x इस फॉर्म में होता है, यानी ओनली साइन x नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। और इस प्रकार से ये आपके पास जो रिजल्ट है ये आपके पास होता है x प्लस एच की पावर n माइनस ऑफ x की पावर n, यानी कि ये n x की पावर n माइनस 1 नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास होगा ए। तो इस टाइप से आपके पास करते हुए फाइनल रिजल्ट आपके पास ये कुल 25 क्वेश्चन आज हम कर पाए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आगे के क्वेश्चंस की 25 से आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।